और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 12 की शुरुआत होती है और हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेक्टरों के लोग याचन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें सुनीति और उसके अलायंस के बहुत सारे लोग भी बताए जाते हैं। अब इतने में हमें यहाँ पर टर्की प्रिंस को बताया जाता है जिसका की एक हाथ याचन ने काट दिया था। अब इतने में हमें यहाँ पर अलग अलग सेक्टरों के लोग भी बताए जाते हैं जो की याचन को यहाँ पर मारने के लिए आए थे, क्योंकि याचन ने बहुत सारे लोगों से पंगा दंगा ले लिया था, इसलिए बहुत सारे लोग याचन की जान के पीछे भी पड़े थे। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि यहाँ पर धूल के साथ आ चुका था, एकदम हवाइयां करते हुए। अब जैसे याचन यहाँ पर आता है ना, तो एक बंदा चलता है तो सीधा याचन के ऊपर हमला कर देता है। अब जब याचन दूसरे बंदे को हमला करता हुआ दिखता है ना, तो याचन चलता है तो वो भी उस पर हमला कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है। अब जैसे ये बंदा ये देखता है कि याचन से वो नहीं जीत सकता, तो ये बंदा चलता है तो अपने बहुत सारे साथियों को बुला लेता है और आसपास एक मिरर जैसी दीवार बना देता है, जिस वजह से याचन को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम में होने लगती है। अब जब याचन ये देखता है कि उसे देखने में प्रॉब्लम में हो रही है, तो याचन चलता है तो अपनी ब्लेडों को एक्टिवेट करता है और चारों तरफ एकदम लड़ने लगता है, लगे तेरी। लेकिन याचन समझ जाता है कि आसपास जो मिरर टाइप की सील लगी हुई है ना, ये उसे देखने में प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए याचन चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर निकालता है और आंखों पर पट्टी भी बांध लेता है ताकि उसकी आंखों पर किसी भी प्रकार की शक्तियों का इम्पैक्ट न पड़े। अब याचन जैसी आंखें बांध लेता है ना, आंखों पर पट्टी बांध लेता है ना, तो याचन चलता है तो यहाँ पर सभी से लड़ने लगता है, लगे तेरी। और फाइनली याचन चलता है तो यहाँ पर जो सील वगैरह भी लगी हुई थी ना, और जो भी लोग इन सीलों को मेंटेन कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को खत्म कर देता है, जिस वजह से ये सील भी टूट जाती है। अब जैसे आसपास लोग ये देखते हैं कि याचन को बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी याचन को मात्र 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाए, तो आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग समझ जाते हैं कि शायद याचन की पहले से पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इतने में हमें टर्की प्रिंस को बताया जाता है जिसके सामने याचन आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे याचन टर्की प्रिंस के सामने आकर खड़ा होता है ना, और टर्की प्रिंस याचन को दिखता है, तो वो याचन पर गुस्सा तो होता है, लेकिन वो याचन से ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। टर्की प्रिंस चलता है तो अपना वो हाथ को उगाड़ देता है जिस हाथ को याचन ने काटा था। अब हमें बताया जाता है कि टर्की प्रिंस ने, बोला जाए तो प्रिंस के बॉडी गार्ड ने जो स्क्रॉल प्रिंस को दिया था ना, उस स्क्रॉल की सहायता से प्रिंस ने अपने एक हाथ में डेविल स्नेकों को लगा लिया है। अब जब आसपास के लोग प्रिंस को ऐसा करता हुआ देखते हैं ना, तो कुछ लोग प्रिंस के बारे में बात करने लगते हैं कि ये प्रिंस तो बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म का बंदा है, इसने अपने आप पर, बोला जाए तो अपने एक हाथ पर डेविल स्नेकों का इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर ये प्रिंस चलता है तो इन्हीं स्नेकों से हमारी याचन के ऊपर हमला कर देता है। अब जब याचन प्रिंस को ऐसा करता हुआ दिखता है और अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है, तो याचन चलता है तो पहली बार तो स्नेकों को डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरी बार याचन चलता है तो अपनी आध्यात्मिक ब्लेडों से जो स्नेक है ना, उन्हें बीच में से काट देता है। अब जैसे याचन ऐसा करता है ना, तो जो प्रिंस का हाथ है ना, जिस पर की एविल स्नेक है, वो स्नेक कट जाते हैं और प्रिंस के हाथ से अलग हो जाते हैं और प्रिंस को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। अब जब प्रिंस देखता है कि याचन ने दोबारा से उसके हाथ काट दिए हैं, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। प्रिंस को अंधेपन में कुछ दिखता नहीं है, प्रिंस चलता है तो यहाँ पर अपनी सैक्रिफाइस कागज फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे प्रिंस ऐसा करता है ना, और याचन प्रिंस को ऐसा करता हुआ दिखता है, और खासकर आसपास वाले लोग प्रिंस को ऐसा करता हुआ दिखते हैं, तो वो हैरान हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि प्रिंस जिस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाला है ना, वो फॉर्मेशन गू कबीले में बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। और इस फॉर्मेशन में बोला जाए तो जो भी बंदा इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है ना, उसे अपनी आत्मा और बॉडी का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तभी जाकर इस फॉर्मेशन का कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इस फॉर्मेशन के जरिए जो भी बंदा इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा ना, वो एक बहुत बड़े शैतान में बदल जाएगा और वो शैतान बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा जो कि अपने दुश्मन को मार सकता है। अब जैसे प्रिंस इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगता है ना, तो प्रिंस का जो बॉडी गार्ड है ना, प्रिंस के पीछे से आ जाता है और प्रिंस को रोकने लगता है, लेकिन तब तक शायद बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि प्रिंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुका था। अब जब प्रिंस का बॉडी गार्ड ये देखता है कि प्रिंस ने एविल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया है, तो वो इतना तो समझ जाता है कि प्रिंस की पावर फिलहाल के लिए इतनी नहीं है कि वो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। और तो और अगर वो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट भी कर देता है ना, तो भी ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं बनेगा, प्रिंस तो मारा जाएगा, लेकिन जो याचन है ना, उसे भी शायद प्रिंस ना मार पाए। अब जब प्रिंस का बॉडीगार्ड ये देखता है कि प्रिंस ने फॉर्मेशन को सच में एक्टिवेट कर दिया है, तो बॉडीगार्ड समझ जाता है कि अब शायद उसे अपनी जान को सैक्रिफाइस कर कर जो फॉर्मेशन है ना, उसे पूरा करना पड़ेगा, तभी शायद यहाँ पर वो याचन को मार सकती हैं। अब यहाँ पर प्रिंस का बॉडीगार्ड चलता है तो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और यहाँ पर आसमान में जो फॉर्मेशन बन रहा था ना, उस फॉर्मेशन को पूरा बना देता है। अब जैसे ही प्रिंस ये देखता है कि उसका बॉडीगार्ड उसके लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस कर रहा है, तो प्रिंस भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। बॉडीगार्ड चलता है तो यहाँ पर अंतिम बार अपने आप को पूरी तरीके से सैक्रिफाइस होने से पहले प्रिंस से कहकर जाता है कि अपने पिताजी को बताना कि मैं उनके लिए एकदम
ईमानदार रहा, मैंने मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ा। अब जब प्रिंस बॉडीगार्ड को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना, तो वो भी हमें सिरे ला देता है कि मैं तुम्हारी पक्का वो कबीले में एक मूर्ति बनवाऊंगा। सॉरी, मतलब ये नहीं कहता, ठीक है। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमें आसमान का सीन बताया जाता है, जहाँ से अचानक शक्तियां निकलती हैं और जो प्रिंस है ना उसे एक बहुत बड़े शैतान के रूप में बदल देती हैं, जो कि एक राक्षस के जैसा दिख रहा होता है। अब जैसे याचन ये देखता है कि सामने वाला प्रिंस एक शैतान या फिर बोला जाए तो बहुत बड़े राक्षस के रूप में बदल चुका है, और तो और उसकी शक्तियां है ना वो भी पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो याचन थोड़ा सा परेशान होने लगता है कि इस राक्षस को कैसे हराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रिंस चलता है, जो कि एक राक्षस के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, डीमन के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। वो याचन पर हमला करने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन याचन चलता है तो वो प्रिंस के हमलों पर बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा होता है और लगातार पीछे हटते जाता है। लेकिन याचन इतना तो समझ जाता है कि इस प्रिंस को हराना इतना अब आसान नहीं होने वाला, क्योंकि याचन सिर्फ हमलों से बच रहा होता है, न कि हमले कर रहा होता है। हालांकि याचन एक दो हमले करता है, लेकिन जो डीमन प्रिंस है ना वो पलक झपकती याचन के हमले को डिसॉल्व कर उल्टा याचन के ऊपर डबल हमला कर देता था। इसलिए याचन इतना तो समझ जाता है कि इस प्रिंस को हराना अब इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। अब याचन चलता है तो लगातार हमलों से बचता जाता है और कुछ सोचता रहता है कि ये भला इस राक्षस को कैसे हराया जाए। अब फाइनली याचन जब इस प्रिंस के हमलों से बच रहा था ना, उसी समय उसे याद आ जाता है कि जो प्रिंस का हमला है ना, बोला जाए तो राक्षस है ना, इससे शक्तियां ऊपर से आ रही हैं, और अगर वो इन शक्तियों को ही बंद कर देगा तो शायद जो प्रिंस है ना उसके शरीर के अंदर शक्तियां नहीं जा पाएंगी और प्रिंस दोबारा से पहले जैसा रूप में आ जाएगा। अब जैसे याचन सोचता है ना, तो याचन चलता है तो मैदान में चारों तरफ इधर उधर ऊपर नीचे चारों तरफ भागने लगता है और छोटे छोटे फॉर्मेशन बनाने लगता है। और तो और याचन इन फॉर्मेशन को इतनी चालाकी से बनाता है कि जो प्रिंस है ना उसे पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर याचन लगातार उसके हमलों से बच रहा है या फिर कोई फॉर्मेशन बना रहा है। अब जैसे याचन का पूरा फॉर्मेशन तैयार होता है ना, तो याचन चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ना वो एक्टिवेट होने लगता है और सबको दिखाई देने लगता है। अब जैसे याचन के फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है ना, तो आसमान से जो शक्तियां प्रिंस के शरीर में आ रही थी ना वो आना बंद हो जाती हैं, जिस वजह से जो प्रिंस राक्षस रूप ले हुआ था ना वो रूप की पावर भी घटने लगती है। अब जब प्रिंस दिखता है तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और याचन से कहने लगता है कि तुमने ये क्या किया। याचन चलता है तो प्रिंस से कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्तियों का रास्ता बंद कर दिया है ताकि तुम दोबारा से ह्यूमन रूप में आ सको। अब जैसे ही हमारे याचन कहता है ना, तो दोबारा से हमें उसी प्रिंस राक्षस को बताया जाता है, जो कि दोबारा से हमारी याचन के ऊपर हमला करने के लिए आ ही रहा होता है। तभी याचन चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही जो राक्षस है ना वो वहीं पर बंध जाता है चैनों से। अब जब राक्षस ये दिखता है कि वो दोबारा से बन चुका है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इससे पहले वो और भी ज्यादा गुस्सा हो पाता और भी ज्यादा पावरफुल हमले कर पाता, इससे पहले हमारा याचन चलता है तो अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही तगड़ा अटैक सीधा जो राक्षस है ना उसकी पीठ में जड़ देता है, जिस वजह से राक्षस है ना वो किसी पटाखे की तरह फूट जाता है बड़ाम। और उस राक्षस के अंदर से जो प्रिंस है ना, जिसका कि हमारा याचन एक हाथ काट चुका है, वो बाहर निकल कर आता है और ऐसे जमीन पर घिसटते हुए कोने में जानकर पड़ता है धड़ाक। अब जब हमारा याचन ये देखता है कि प्रिंस बाहर आ चुका है तो वो एक राहत की सांस लेने लगता है। याचन समझ जाता है कि शायद जो प्रिंस राक्षस है ना उसे उसने हरा दिया है। याचन चलता है तो खुश होने लगता है, लेकिन साथ ही साथ याचन चलता है तो वो ये भी जानता है कि यहाँ पर वो आस-पास दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए इतनी जल्दी खुश होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए याचन चलता है तो तुरंत दोबारा से सावधान हो जाता है और सभी को धमकाने लगता है कि जो ड्रैगन आइलैंड है ना, मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन जो भी बंदा मुझसे दुश्मनी लेगा ना या मुझे मारने की सोचेगा तो मैं उसे छोड़ने तो बिल्कुल भी वाला नहीं हूँ। अब जैसे याचन कहता है ना, तो हमें आसपास के लोगों को बताया जाता है, जो कि याचन को प्रिंस को हराता हुआ देखकर थोड़े से हैरान हो रहे होते हैं कि याचन ने आखिरकार इस प्रिंस को भी हरा दिया। और इसी हैरानी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर को नहीं मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड